नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। मद्रास हाईकोर्ट से स्टालिन सरकार को तगड़ा झटका। कोर्ट ने तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिकेय दीपम जलाने के आदेश को रखा बरकरार। कोर्ट ने सरकार के शांति भंग होने के दावे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। भाजपा ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, भक्तों को मिला न्याय। एक बार फिर विवादों में जेएनयू। कैंपस में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ लगे भड़काऊ नारे। भाजपा ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए बताया देश विरोधी साजिश। एबीवीपी ने नारेबाजी को बताया शर्मनाक। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी। ड्राफ्ट रोल से 2.89 करोड़ नाम हटे। दावे और आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 महीने से अधिक का समय। 6 मार्च को जारी होगी फाइनल मतदाता सूची। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर नहीं थम रहा सियासी बवाल। राज्य में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र। एसआईआर में चाय सिनकोना बागान के रोजगार अभिलेखों को मान्यता देने का किया आग्रह। वहीं एसआईआर को लेकर टीएमसी के रवैये पर भाजपा और कांग्रेस हमलावर। बांग्लादेश में जारी है हिंदुओं पर अत्याचार। 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या। पिछले 18 दिन में 6ठे हिंदू व्यक्ति की कट्टरपंथियों ने ले ली जान। एक हिंदू महिला से सामूहिक दुष्कर्म। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। कार्तिकेय दीपम विवाद में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु सरकार को कड़ा संदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को सार्वजनिक शांति से जुड़े मामलों में राजनीतिक नहीं बल्कि निष्पक्ष रवैया अपनाना चाहिए। वहीं भाजपा ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने सत्ताधारी डीएमके और कांग्रेस को तगड़ा झटका देते हुए तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर पारंपरिक कार्तिकेय दीपम जलाने की अनुमति देने के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति से जुड़े मुद्दों के लिए सीधे तौर पर सरकार उत्तरदायी है। बेंच ने जोर देकर कहा कि सरकार को अपने फैसले राजनीतिक आधार पर नहीं लेने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दीपुथुन उस स्थान पर स्थित है जो देव स्थानम की संपत्ति के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्टालिन सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि किसी भी विवाद को सुलझाते समय निष्पक्षता जरूरी है। सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सरकार की भूमिका अहम होती है और उसे राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। वहीं बीजेपी ने मद्रास हाईकोर्ट के मदुरई बेंच के फैसले का स्वागत करते हुए तमिलनाडु सरकार पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के तमिलनाडु चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने इसे भक्तों के लिए न्याय करार दिया। चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु Mr. M.K. Stalin, his son Mr. Udayanithi and other senior leaders of the DMK have consistently berated, derided and attacked Sanatan Dharma. संविधान विरोधी हिंदू विरोधी गैंग के मुंह पर तमाचा पड़ा है। मद्रास में हाई कोर्ट ने जो कार्तिकेय दीपम केस में हिंदुओं के अधिकार के लिए एक बड़ा वर्डिक्ट दिया है, सिंगल जज के ऑर्डर को अपहोल्ड किया है, डीएमके की सरकार को फटकार लगाई है। एक तरफ हिंदू को तो कोई अपनी आस्था के हिसाब से दीपक लगाने का कोई अधिकार नहीं दिया, परंतु दूसरी तरफ दरगाह को पूरा अधिकार मिला और ये डबल स्टैंडर्ड्स डीएमके की चरित्र को दर्शाता है। और आज हिंदू आस्था के लिए जो जीत हुई है ये करारा तमाचा है। सत्यमेव जयते। सनातन और हिंदू विरोध को लेकर तमिलनाडु की सियासत गरमाई हुई है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तमिलनाडु दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए डीएमके सरकार पर जमकर हमला बोला था। अमित शाह ने मुख्यमंत्री स्टालिन और उनके पार्टी द्वारा तमिल गौरव, सनातन धर्म और हिंदू धर्म के विरोध को लेकर फैलाए जा रहे कथित दुष्प्रचार को उजागर करते हुए आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने हिंदू आस्था का अपमान किया, मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई और किसानों और सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय किया। हिंदू आस्था के, हिंदुओं के विश्वास के अपमान का
सिलसिला इन्होंने चलाकर रखा है। उनके वरिष्ठ नेता सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताते हैं। हिंदुओं के प्रोसेशन पर स्टे लगा दिया जाता है। हिंदुओं के मूर्ति विसर्जन पर भी स्टे लगाने का काम डीएमके सरकार करती है। मैं स्टालिन जी को कहना चाहता हूं, हमारे संविधान की मर्यादाओं को आपने हिंदू समाज पर अत्याचार कर तोड़ने का काम किया है। तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित मंदिर और उसके पास मौजूद दरगाह का पहाड़ी पर अधिकार को लेकर विवाद वर्ष 1920 से है। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद दीप प्रज्वलन का रास्ता साफ हुआ है, लेकिन इस फैसले के बाद तमिलनाडु की राजनीति और गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मद्रास हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के उस आदेश का स्वागत किया जिसमें तिरुपरकुंड्रम मुरुगन मंदिर में कार्तिक दीपम जलाने की अनुमति दी गई है। मंत्री मुरुगन ने कहा कि यह फैसला मुरुगन भक्तों के लिए बड़ी जीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने पहले के न्यायालयी फैसलों का सम्मान नहीं किया था और यह आदेश उस रवैये पर एक बड़ा झटका है। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि यह फैसला उन लोगों के लिए भी करारा जवाब है जिन्होंने सनातन धर्म को महामारी करार दिया था। केंद्रीय मंत्री ने डीएमके पर लगातार हिंदू विरोधी बयान देने का आरोप लगाते हुए कहा कि आने वाले चुनावों में जनता उनकी कथित हिंदू विरोधी नीतियों का जवाब देगी। तमिलनाडु में डीएमके सरकार के खिलाफ सियासी टकराव तेज हो गया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी एआईएडीएमके के नेता एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात कर करीब 4 लाख करोड़ के कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा एक विस्तृत मेमोरेंडम सौंपा है। एडप्पाडी पलानीस्वामी का आरोप है कि पिछले 4.5 वर्षों में राज्य के कई विभागों में व्यापक स्तर पर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। एआईएडीएमके ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली, राज्य के वित्तीय प्रबंधन और तेजी से बढ़ते कर्ज को लेकर स्वतंत्र जांच आयोग गठित करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली दंगों के षड्यंत्र मामले में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को राहत न देने के फैसले के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर से सुर्खियों में है। जेएनयू कैंपस में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी हुई और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। मामले का संज्ञान लेते हुए जेएनयू प्रशासन ने दिल्ली पुलिस से इस संबंध में मामला दर्ज करने का अनुरोध किया है। वहीं दूसरी ओर बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े षड्यंत्र मामले में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत न देने का फैसला क्या दिया। सोमवार रात जेएनयू कैंपस में छात्रों के एक समूह ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। नारेबाजी का वीडियो वायरल होते ही बीजेपी इस मामले पर हमलावर हो गई। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग जेएनयू में मारने के नारे लगाते हैं, कहते हैं कि कब्र खुदेगी मोदी और अमित शाह जी की। ये दिखाता है कि ये भारत विरोधी अर्बन नक्सली गैंग है जो हमेशा उमर शर्जील जैसे टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखता है। दिल्ली के खिलाफ साजिश रचने वाले दंगाइयों को सुप्रीम कोर्ट पहचान चुका है और उनको कठोर सजा देने का रास्ता खुल चुका है और ऐसे देश विरोधी, धर्म विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। कांग्रेस इसे गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका बता रही है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में उतरे तो जेएनयू छात्र संघ के संयुक्त सचिव वैभव मीना और एबीवीपी के जेएनयू इकाई के उपाध्यक्ष मनीष चौधरी ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद निंदनीय और शर्मनाक बताया। सबसे पहले हमारा लोकतांत्रिक देश है, प्रोटेस्ट करने का राइट हर एक छात्र, हर एक नौजवान को है। और रही बात उमर खालिद की, उसकी जो मुकदमा है,
हमें भी लगता है कि उमर खालिद का केस जिस तरीके से लेना चाहिए उस तरीके से सरकार उस केस को नहीं ले रही है। ये वही एबीपी है या आरएसएस है जिसके 60 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं? क्या वो उन 60 लाख लोगों की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, या फिर ये जो आरएसएस के जो लाखों करोड़ों स्वयं सेवक हैं ये उनकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं? बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। ये लोग नफरत की आग में इतना झुलस चुके हैं कि इनको ये नहीं मालूम है किसकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। जेएनयू कैंपस में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जेएनयू और विवादों का चोली दामन का नाता है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में वामपंथी छात्र संगठनों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान भगवान राम के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी की गई। अगस्त 2024 में हिंदू राष्ट्र से आजादी और राम राज्य से आजादी के नारे लगाए गए। 9 फरवरी 2016 को संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की तीसरी बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे देश विरोधी नारे लगाए गए थे। अक्टूबर 2014 में जेएनयू कैंपस में महिषासुर बलिदान दिवस नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। साल 2010 में जब छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ, इसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे। वामपंथी छात्र संघ के छात्रों ने इसकी खुशी मनाने के लिए कैंपस में कार्यक्रम का आयोजन किया और भारत विरोधी नारे लगाए। जेएनयू में विवादित नारों और विवादों की फहरिस्त लंबी है। बहरहाल विवाद बढ़ता देख जेएनयू प्रशासन ने कैंपस में आपत्तिजनक और भड़काऊ नारेबाजी की घटना को गंभीरता से लिया है। निशांत सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी, विश्वसनीय और प्रभावी बनाने के लिए एसआईआर की शुरुआत की है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में न रहे। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के बाद मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई, जिसमें अलग अलग कारणों से 18% नाम काटे गए हैं। उत्तर प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई। अब लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 12,55,56,025 गणना प्रपत्र आयोग को प्राप्त हुए। पहले चरण के बाद 2,89,00,000 यानी 18% नाम कट गए। इसमें 46,23,000 मृत, 2,17,00,000 स्थानांतरित या अनुपस्थित और 25,47,000 से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाता पाए गए। नोटिस चरण और दावों आपत्तियों का निस्तारण 6 जनवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक है। अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी। एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों को केवल एक ही स्थान पर रखा जाएगा। इस मतदाता सूची को देखकर लोग जहां अपना नाम जुड़वा सकते हैं, वहीं नाम हटवाने का भी प्रावधान है। गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12,55,00,000। तो जो बचे जिनके साइन करके नहीं आए वो 18.70% है। मृतक मतदाता 46.23 लाख 46.23 लाख मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए। ऐसे 25.47 लाख 25.47 लाख वोटर्स थे। कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़ या 18.70%, 18.70%। यूपी में 75 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 2042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और 1,62,486 बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ के समन्वित प्रयासों से ये सफलता मिली। 5,76,611 बूथ लेवल एजेंटों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इस दौरान व्यापक जागरूकता अभियान चलाए गए और राजनीतिक दलों के साथ बैठकें आयोजित की गईं। बीएलओ ने घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए और बीएलए को अधिकतम 50 प्रपत्र जमा करने की अनुमति दी गई। आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन 6 जनवरी 2026 को किया गया। मतदाता सूची में नाम जांचने के लिए बीएलओ ECNET मोबाइल ऐप, co-uttarpradesh.nic.in या voters.eci.gov.in का उपयोग किया जा सकता है।
चुनाव आयोग ने एक पारदर्शी, सहभागी और समावेशी पुनरीक्षण प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में न रहे। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। एक और टीएमसी ने जहां इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है, तो दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस ने टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रवैये को लेकर उन पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है। इस याचिका में एसआईआर के क्रियान्वयन में गंभीर खामियों का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए हैं। सांसद डेरेक ओब्रायन ने दलील दी कि तकनीकी खामियों और अव्यवस्थित प्रक्रिया के कारण आम नागरिकों, विशेषकर बुजुर्ग मतदाताओं को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वो चुनाव आयोग को निर्देश दे कि मतदाता सूची के नाम जोड़ने, संशोधन करने या आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 15 जनवरी से आगे बढ़ाई जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद अनुमति लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक आम नागरिक के तौर पर अपनी बात रखेंगी। भाजपा ने टीएमसी के इस कदम की कड़ी आलोचना की है, तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एसआईआर को लेकर टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रवैये पर उन्हें जमकर निशाना बनाया। ये जो ड्रामा है ना, ये बहुत दुर्बल हो गया, वो चलेगा नहीं, एसआईआर होके रहेगा। और बीजेपी भी स्पष्ट कर दिया, एसआईआर को कंप्लीट नहीं करके पश्चिम बंगाल की चुनाव नहीं होगा। लेकिन आज जब अंतिम चरण में पहुंच गए, तब उनको लगे कि इस बार चलो कुछ ना कुछ करके दिखाए। चुनाव आ गए हैं, चलो फिर दोबारा मसीहा बनने की कोशिश करें। ये मसीहा बनते बनते बंगाल के लोगों को और बंगाल के लोगों के लिए ये ममता बनर्जी खुद मुसीबत बन चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 17 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कुल 2,09,338 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। जानकारी के अनुसार भाजपा ने सबसे अधिक 61,451 दावे आपत्तियां दायर की हैं। इसके बाद सबसे अधिक दावे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम ने 49,436 दर्ज किए हैं। कांग्रेस ने 18,777 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 77,867 दावे आपत्तियां प्रस्तुत की हैं। आम आदमी पार्टी ने 21, बहुजन समाज पार्टी ने 0 और अन्य छोटे दलों ने कुल मिलाकर 2,091 दावे दर्ज किए हैं। पश्चिम बंगाल में 15 दिसंबर 2025 से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। ये 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी दलों और मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित फॉर्म और प्रक्रिया के तहत ही अपने दावे आपत्तियां दर्ज करें। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा। सुवेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची में चाय बागान और सिनकोना बागान के रोजगार अभिलेखों को पहचान और निवास के वैध प्रमाण के तौर पर मान्यता देने का आग्रह किया है। यह कदम उत्तर बंगाल के डुआर्स और तराई क्षेत्रों में रहने वाले हाशिए पर पड़े चाय बागान श्रमिकों, वनवासियों और प्लांटेशन श्रमिकों को सशक्त बनाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण है। ये श्रमिक दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जैसे जिलों में रहते हैं। इससे पहले दार्जिलिंग से भाजपा सांसद राजू बिस्सा भी इस विषय को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अवगत करा चुके हैं। सुवेंदु अधिकारी का कहना है कि औपनिवेशिक काल से पीढ़ियों तक कठोर श्रम करने के बावजूद इन समुदाय के अनेक लोगों के पास औपचारिक सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2002 से पूर्व के उनके बागान रोजगार
अभिलेख श्रम विभाग और कल्याण से जुड़े मामलों में विश्वसनीय प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाते रहे हैं। ऐसे में अब समय आ गया है कि इन्हें मतदाता पंजीकरण के लिए भी मान्यता दी जाए ताकि समावेशी लोकतंत्र सुनिश्चित हो सके। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता सरकार ने इन पात्र मतदाताओं के प्रति उदासीनता दिखाई और इसके बजाय अपात्र लोगों को संरक्षण देने के लिए एसआईआर प्रक्रिया को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही वन अधिकार अधिनियम 2006 का पश्चिम बंगाल में समुचित क्रियान्वयन न होना इन समुदायों की समस्याओं को और बढ़ा रहा है। पश्चिम बंगाल में नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर भारी कानूनी पेच फंस गया है। यूपीएससी ने ममता सरकार द्वारा भेजी गई आईपीएस अधिकारियों की सूची को अस्वीकार कर दिया है। आयोग ने सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी है। यह विवाद मुख्य तौर से नियमों के उल्लंघन और पैनल भेजने में हुई देरी के कारण पैदा हुआ है। राज्य के मौजूदा डीजीपी राजीव कुमार का कार्यकाल इसी महीने 31 जनवरी को खत्म हो रहा है, लेकिन उनके उत्तराधिकारी का नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि इस पूरे विवाद की शुरुआत दिसंबर 2023 में ममता सरकार द्वारा लिए फैसले से हुई थी। उस समय तत्कालीन डीजीपी मनोज मालवीय सेवानिवृत्त हो रहे थे। नियमानुसार सरकार को उनके जाने से पहले ही नए डीजीपी का पैनल तैयार करना था, लेकिन ममता सरकार ने उस समय राजीव कुमार को कार्यवाहक डीजीपी बना दिया था। यूपीएससी को ममता सरकार का यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया था। आयोग ने इसे नियमों का उल्लंघन माना। कोलकाता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने दारीभिट मामले में एनआईए जांच के निर्देश को बरकरार रखा है। अदालत ने इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी गई थी। ये मामला 2018 का है, जब उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर स्थित दारीभिट हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समर्थक राजेश सरकार और तापस बर्मन की मौत हो गई थी। राज्य सरकार की जांच पर भरोसा न जताते हुए एबीवीपी ने इस मामले को अदालत में उठाया था। डिवीजन बेंच के फैसले पर एबीवीपी ने संतोष और खुशी जताई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्गों पर जलभराव और ब्लैक स्पॉट की समस्याओं को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, हरियाणा के मंत्री राव नरबीर सिंह और अधिकारी शामिल हुए। बैठक में NH 919 भिवाड़ी धारूहेड़ा ब्यावर भरतपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के अलवर भरतपुर खंड, भरतपुर और जयपुर जोधपुर एलिवेटेड, दिल्ली जयपुर किशनगढ़ हाईवे के ब्लैक स्पॉट और खाटू श्याम रिंग रोड पर जलभराव की समस्या पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और नितिन गडकरी ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली कार की सवारी की है। केंद्रीय मंत्रियों ने टोयोटा मिराई फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल की सवारी कर सरकार की प्रतिबद्धता का मजबूत संदेश दिया है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत मंडपम से नितिन गडकरी के आवास तक मिराई गाड़ी चलाई। टोयोटा मिराई की बात करें तो ये दूसरी पीढ़ी की हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच केमिकल रिएक्शन से बिजली बनाती है। खास बात यह है कि इससे निकलने वाला एकमात्र बाय प्रोडक्ट पानी की भाप है। लगभग 650 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज और 5 मिनट से भी कम समय में रिफ्यूलिंग की क्षमता के साथ टोयोटा मिराई दुनिया की सबसे आधुनिक और प्रभावी जीरो एमिशन मोबिलिटी सॉल्यूशन में से एक है। कुल मिलाकर यह सवारी सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि भारत के हरित भविष्य की ओर बढ़ता एक मजबूत कदम है। मार्वेल टेक्नोलॉजी भारत में अपनी उपस्थिति का लगातार विस्तार कर रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर मार्वेल टेक्नोलॉजी से जुड़े अधिकारियों के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि मार्वेल टेक्नोलॉजी भारत में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही है और 2 nm की अत्याधुनिक चिप्स डिजाइन कर रही है। ये भारतीय चिप डिजाइन स्टार्टअप्स और विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी भी कर रही है। भारत ने ऑटो कंपोनेंट, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में मजबूत प्रगति दर्ज की है और देश के लिए इस सेक्टर में निर्यात के पर्याप्त अवसर मौजूद हैं। ये जानकारी नीति आयोग की ओर से मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही अप्रैल से जून 2025 के लिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली का नवीनतम संस्करण दिल्ली में जारी किया। इस त्रैमासिक अंक का केंद्रित विषय भारत का मोटर वाहन निर्यात है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने ऑटो कलपुर्जों
और मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। ये देश की बढ़ती विनिर्माण क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता दर्शाती है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में गुणवत्ता मानक और प्रमाणन प्रणालियों को बेहतर बनाने, नवीन प्रौद्योगिकी अपनाने और बाजार विविधीकरण के साथ ही वैश्विक ऑटोमोटिव आपूर्ति श्रृंखलाओं में संबंधों को बढ़ावा देने का भी सुझाव दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में है। मंगलवार को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें राजस्थान और पंजाब की सरकारों के एक्शन प्लान की समीक्षा की गई है। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता पर चिंता जताई। साथ ही बताया कि प्रदूषण के खिलाफ एक्शन प्लान पर हर महीने मंत्री स्तर पर समीक्षा की जाएगी। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सेक्टर वाइज टारगेटेड एक्शन प्लान तैयार किया जाए, जिसमें संबंधित विभागों पर काम पूरा करने की जिम्मेदारी तय की जाए। राजस्थान के डिटेल एक्शन प्लान की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बात पर जोर दिया कि अलवर, भिवाड़ी, निमराना और भरतपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमियों को दूर करने की जरूरत है। पंजाब को लेकर भूपेंद्र यादव ने कहा कि सभी क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मशीनों का वर्किंग कंडीशन में होना और उनका कुशलता से इस्तेमाल होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत स्टार्टअप्स एक्सेलरेटर पहल वेवएक्स ने मीडिया, मनोरंजन, ब्रॉडकास्टिंग और संचार टेक्नोलॉजी में इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को मजबूत करने के लिए आईआईटी दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये एमओयू मंगलवार को दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू की उपस्थिति में वेवएक्स और एफआईटीटी की टीमों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। इस सहयोग के तहत एफआईटीटी, आईआईटी दिल्ली वेवएक्स कार्यक्रम के कार्यान्वयन और विस्तार में सहायता करेंगे, जो देश भर में इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना और उन्हें मजबूत करके इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय पहल है। एफआईटीटी इंक्यूबेटर्स सेटअप के लिए रणनीतिक और परिचालन मार्गदर्शन प्रदान करेगा, अन्य आईआईटी और इनोवेशन हब के साथ जुड़ाव को सुविधाजनक बनाएगा, तकनीकी विशेषज्ञता, अनुसंधान सुविधाओं, मेंटरशिप, आईपी सहायता तक पहुंच प्रदान करेगा और स्टार्टअप और इंक्यूबेशन प्रबंधकों के लिए क्षमता निर्माण पहलों को सक्षम करेगा। बढ़ती प्रतिभा और मजबूत नीतियों से देश तेजी से विकास कर रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। दरअसल यूके, साउथ कोरिया और फ्रांस के बाद फरवरी में ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट भारत में होने जा रहा है, जिससे न सिर्फ देश टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित होगा, बल्कि विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ भी तेजी से बढ़ सकेगा। भारत के आईटी सेक्टर के लिए आने वाले साल उत्साहजनक माने जा रहे हैं। भारत का प्रौद्योगिकी क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है। इस वर्ष इसके वार्षिक राजस्व के 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर जाने का अनुमान है। आंकड़ों की माने तो प्रौद्योगिकी और एआई इकोसिस्टम में 60 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं। देश में 1800 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र हैं, जिनमें 500 से अधिक एआई पर केंद्रित हैं। भारत में लगभग 1,80,000 स्टार्टअप्स हैं, जिसमें लगभग 89% ने अपने उत्पादों और सेवाओं में एआई का उपयोग किया है। नेस्कॉम एआई अडॉप्शन इंडेक्स पर भारत ने 4 में से 2.45 अंक प्राप्त किए हैं, जिससे पता चलता है कि 87% उद्यम सक्रिय रूप से एआई समाधान का उपयोग कर रहे हैं। औद्योगिक और ऑटोमोटिव, उपभोक्ता वस्तुएं और खुदरा क्षेत्र, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा और स्वास्थ्य सेवा एआई अपनाने में अग्रणी क्षेत्र हैं। भारत की बढ़ती क्षमता की वजह से आगामी फरवरी में ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट अपने देश होगा। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में राजस्थान डीजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के तहत आयोजित एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी तैयारियों की जानकारी दी। आगामी फरवरी में ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट भारत में होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से दुनिया भर में भारत को टेक्नोलॉजी के एक बड़े हब की तरह स्थापित किया है, उसी के तहत एआई का इम्पैक्ट समिट पहले जो यूके, साउथ कोरिया और फ्रांस में हुआ था, वो इस बार भारत में हो रहा है। जैसे G20 में देश के सभी प्रदेशों में G20 के रीजनल समिट किए गए थे, वैसे ही एआई इम्पैक्ट समिट के भी रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट सभी प्रदेशों में किए जा रहे हैं।
हाल ही में मेघालय और ओडिशा में ऐसे कई समिट हुए और मंगलवार को राजस्थान में एक रीजनल एआई समिट संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान की एआई इम्पैक्ट पॉलिसी और युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए एक नए स्किलिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया। इसका मकसद युवाओं को एआई स्किल से लैस करना है ताकि वो अपनी जिंदगी में, खासकर छोटे बिजनेस में, एआई का इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके और फायदा उठा सके। इसी उद्देश्य के साथ 10 लाख युवाओं को एआई स्किल्स देने के लक्ष्य के साथ एक स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस लक्ष्य को आगामी 1 साल में पूरा किया जाएगा और 10 लाख युवाओं और छोटे बिजनेसमैन को एआई स्किल्स दिए जाएंगे। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रतिस्पर्धात्मकता में वैश्विक स्तर पर 3रा स्थान हासिल किया है। ये रैंकिंग वैश्विक एआई परिदृश्य में भारत के तेज विकास को उजागर करती है। रिपोर्ट 2017 से 2024 तक एआई विकास और नवाचार को मापित है। ये हालिया उपलब्धि भारत की तेजी से बढ़ती एआई प्रतिभा, मजबूत अनुसंधान क्षमताओं, जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम, निवेश और आर्थिक प्रभाव, अवसंरचना और नीति तथा शासन को रेखांकित करती है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2035 तक एआई भारत की अर्थव्यवस्था में $1.7 ट्रिलियन जोड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उनका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की यह पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। दो 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई प्रगति पहल से वो परियोजनाएं अब पूरी हो रही हैं जो दशकों से लंबित थी। ऐसी ही एक परियोजना है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगीबिल ब्रिज। बोगीबिल भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है जो मंजूरियां ना मिलने के चलते काफी समय तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, लेकिन प्रगति के जरिए परियोजना को गति मिली और दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। बोगीबिल ब्रिज आज उत्तर पूर्व भारत की प्रगति का प्रतीक बन चुका है, जो क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करता है, पर्यटन को बढ़ावा देता है और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती प्रदान करता है। बीते एक दशक में देश में बने पुल भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और विकास के विजन के शानदार प्रतीक बनकर उभरे हैं। ये पुल केवल एक इलाके को दूसरे से जोड़ने भर का काम नहीं करते, बल्कि लोगों, संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन के जरिए इस तरह की अहम परियोजनाओं पर खास ध्यान दिया गया है, जिसके चलते इन प्रोजेक्ट्स को जरूरी गति मिली है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगीबिल ब्रिज इसका एक अद्भुत उदाहरण है। करीब 5 किलोमीटर लंबा यह पुल भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज और एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेलवे पुल है। यह पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और रिएक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता के भूकंप को झेलने में सक्षम है। लॉन्ग वेल्डेड, फुल्ली वेल्डेड गर्डर का इस्तेमाल किया गया है। 125 मीटर का स्पैन यूज़ किया गया है। इस ब्रिज में अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बनाने के लिए और हर तरह का प्रिकॉशन लेने के लिए स्फेरिकल बियरिंग का यूज़ किया गया है। अपने आप में एक अनूठा है, मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग इसको हम कह सकते हैं रेलवे में। बोगीबिल रेल कम रोड ब्रिज की परिकल्पना साल 1997 में असम समझौते के तहत की गई थी, लेकिन वित्तीय और प्रशासनिक कारणों से यह परियोजना वर्षों तक लंबित रही। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगति के तहत नियमित समीक्षा और बेहतर समन्वय से काम में तेजी आई और आखिर 2018 में यह पुल बनकर तैयार हुआ।
25 दिसंबर 2018 को सुशासन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल का उद्घाटन किया, जिससे उत्तर पूर्व के राज्यों में कनेक्टिविटी को नई दिशा मिली। बोगीबिल ब्रिज देश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत चीन सीमा तक सैन्य आपूर्ति आसान हुई है। बोगीबिल घाट के साथ यह क्षेत्र अब पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है, जहां क्रूज और हाउस बोट की सुविधा भी है। इस परियोजना के चलते स्थानीय लोग मत्स्य पालन, डेयरी और कृषि जैसे छोटे व्यवसायों के जरिए आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। ये ब्रिज बनने के बाद सबसे बड़ा फायदा हम लोग को हुआ। हम लोग का इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो दिन ब दिन ब्रिज बनने के बाद डेवलप हो रहा है, और ये क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी जी। इस पुल ने ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर रहने वाले लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच को आसान बनाया है, जिससे उत्तर पूर्व के लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। बोगीबिल ब्रिज होने के बाद हम लोगों का यहाँ पे जो फ्लड का जो बांध पानी जो बाढ़ का स्थिति था वो बहुत कम हो गया। ये जगह अभी सिक्योर हो गया। सरकारी योजनाओं के सटीक और समय पर कार्यान्वयन के लिए प्रगति पहल वरदान साबित हुई है। देश के हर कोने में तेजी से पूरी हुई कई परियोजनाएं इसका उदाहरण बनकर उभरी हैं। बोगीबिल ब्रिज आज उत्तर पूर्व भारत की प्रगति का प्रतीक बन चुका है, जो क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करता है, पर्यटन को बढ़ावा देता है और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती प्रदान करता है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने केरल के कोट्टायम स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान का दौरा किया। इस अवसर पर छात्रों के साथ संवाद किया, जिसमें मीडिया और संचार से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कॉम म्यूजियम भी पहुंचे, जहां जनसंचार के इतिहास और विकास को दर्शाया गया है। साथ ही एक पेड़ मां के नाम पहल से प्रेरित होकर वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने देश के लाखों परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराकर उनके जीवन में नई उम्मीद जगाई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक संदेश में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने देश के लाखों परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराकर उनके जीवन में नई उम्मीद जगाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में इस योजना के तहत आवास स्वीकृति और निर्माण की रफ्तार में और तेजी आई है, जिससे बड़ी संख्या में लाभार्थियों को अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर मिला है। केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत भी 1 करोड़ परिवारों को घर बनाने या खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। अभी तक दोनों चरणों के तहत 96.53 लाख आवासों का निर्माण पूरा कर लाभार्थियों को सौंपा जा चुका है। और आइए अब बात करते हैं वीबी जीराम जी की। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत पीआईबी ने हैदराबाद स्थित आईसीएआर में वीबी जीराम जी बिल पर एक दिवसीय वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य पत्रकारों को प्रस्तावित कानून की जानकारी देना और इससे जुड़ी गलतफहमियों को दूर करना था। कार्यशाला में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने हिस्सा लिया। एनआईआर, डीपीआर और एनएएआरएम के कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर गोपाल लाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने कहा कि ये अधिनियम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में रोजगार सृजन और समावेशी विकास को बढ़ावा देगा। It sets the direction for all of us to look towards a Viksit Bharat 2047 by aligning priorities at the panchayat level with the national priorities, providing for effective planning system through the Gram Panchayati plans. I wish and hope that this scheme will be successful and that this will take us forward on the path of Viksit Bharat. विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर भाजपा देश भर में जागरूकता अभियान चला रही है। इसी कड़ी में ये अभियान पंजाब में भी शुरू होने जा रहा है। पंजाब भाजपा जी राम जी कानून को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत कल से फाजिल्का जिले से करने जा रही है। कल सुबह 10:30 बजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ फाजिल्का के गांव खियू वाली ढाब से
अभियान का आगाज करेंगे। इस दौरान भाजपा न केवल इस कानून के आने वाले बदलाव बताएगी जो कि इसमें किए गए हैं, बल्कि विपक्ष की तरफ से फैलाई जा रही तमाम भ्रांतियों का भी जवाब देगी। तो आपको बता दें कि पंजाब में तो वीबी जी राम जी को लेकर के पंजाब भाजपा एक अभियान चलाएगी। इसके बारे में लोगों को इसके फायदे की जानकारी देगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग कार्यक्रम के तहत राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से 3 युवाओं चंद्रभान, अरस्तु और कुशाल तरड़ को चयनित किया गया है। ये तीनों युवा नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस विशेष कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद युवाओं से संवाद करेंगे। लिहाजा इस कार्यक्रम को लेकर तीनों युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चयनित युवा चंद्रभान, अरस्तु और कुशाल इसे अपने लिए एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। उन्होंने इसे युवाओं की सोच और भागीदारी को सम्मान देने वाला मंच बताया। साथ ही विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग कार्यक्रम पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से देश के विकास के विजन को आगे बढ़ाने में युवाओं को सक्रिय भूमिका दी जा रही है। मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग जैसा 1 लाख युवाओं को आपस में साथ में लेकर चलना और देश के राष्ट्र निर्माण की धारा से जोड़ने का सपना लिया। उसके तहत ये दूसरा कार्यक्रम है और वे खुद हमें अपने पास बुला रहे हैं, हमारे आइडियाज सुनेंगे, तो इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। युवा तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते ही हैं हर एक कंट्री के लिए, और हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो थोड़ा एक्साइटमेंट भी है, लेकिन कुछ अच्छे से हम प्रिपेयर कर पाएँ और प्रेजेंट कर पाएँ, अपने आइडियाज़ शेयर कर पाएँ, मेन कोशिश यही रहेगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जो कि उन्होंने युवाओं को इतना मौका दिया कि वो कहीं से भी उठ के आके अपने विचार रख सकते हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और मेरा यहाँ जाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। वो हम लोगों के भी आइडियाज़ सुन रहे हैं युवाओं के, और उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं पर्सनली, अपने निजी तौर पे वो सुनते हैं युवाओं के विचार। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। वहीं तीनों युवाओं की इस उपलब्धि पर इनके परिवार में भी खुशी की लहर है। कुशाल तरड़ की माता शकुंतला ने भी इस अवसर पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा युवाओं को आगे बढ़ाने की सोच सराहनीय है। बच्चों की शिक्षा और मेहनत आज सही दिशा में काम आ रही है और ये पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण है। अभी बहुत बढ़िया गर्व की बात है जी, बच्चा बढ़ते पहुंचा, मोदी जी मिलेगा और आगे पढ़ाई है तो इन सब काम आवेगी, पढ़ाई करिए बच्चा वह काम आवेगी आगे जाके। बढ़िया है जी, आजकल युवा है, नई बुद्धि है, नई सोच है, 20 साल आगे भारत बढ़िया बढ़े वो। तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य बीआरएस नेता के कविता ने निजामाबाद स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसे तेलंगाना विधान परिषद के सभापति द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप तेलंगाना विधान परिषद में निजामाबाद स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से एक सीट रिक्त हो गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एमबीबीएस में 50 सीटें संचालित करने की अनुमति वापस ले ली है। यह निर्णय 6 जनवरी 2026 को लिया गया और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। एनएमसी के मुताबिक संस्थान में किए गए औचक निरीक्षण के दौरान न्यूनतम मानकों के गंभीर उल्लंघन सामने आए। निरीक्षण रिपोर्ट में बताया गया कि संस्थान में शैक्षणिक व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य आवश्यक मानकों के पालन में भारी कमियां पाई गईं, जिसके चलते ये सख्त कार्रवाई की गई। आयोग ने यह भी साफ किया कि जिन छात्रों ने पहले ही एडमिशन ले लिया है उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को अधिकृत किया गया है। इन छात्रों को जम्मू कश्मीर के अन्य मेडिकल कॉलेजों में सुपर
न्यूमरेरी सीटों के तौर पर समायोजित किया जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया लागू नियमों और मानकों के तहत की जाएगी। आयोग ने 2 टूक शब्दों में कहा कि मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि यदि किसी अभ्यर्थी ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ लिया है तो वो अंतिम चरण में सामान्य श्रेणी के लिए दावा नहीं कर सकता। यह फैसला इंडियन फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा के एक विवाद पर दिया गया, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक एससी श्रेणी के उम्मीदवार को केवल इस आधार पर सामान्य श्रेणी में नियुक्ति की अनुमति दी थी कि उसने फाइनल रैंक में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से बेहतर प्रदर्शन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए कहा कि आईएफएस परीक्षा एक एकीकृत चयन प्रक्रिया है जिसमें प्रारंभिक परीक्षा को मुख्य परीक्षा के लिए शर्त माना जाता है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी उम्मीदवार जो आरक्षित श्रेणी के लिए छूट का लाभ उठाता है वो अनारक्षित रिक्तियों के लिए पात्र नहीं हो सकता, भले ही उसने बाद में चरणों में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से बेहतर प्रदर्शन ही क्यों न किया हो। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि प्रतियोगी परीक्षा के एक से ज्यादा चरण होते हैं और अभ्यर्थी ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ लिया है तो वो अंतिम परिणाम में सामान्य श्रेणी में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। दिल्ली में इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग 2026 का भव्य आयोजन किया गया है जिसमें दुनिया भर के प्रतिनिधि और उद्योग विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी खाद्य प्रसंस्करण, फूड मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग सेक्टर की नवीनतम तकनीकों को एक मंच पर लेकर आई है। 3 दिवसीय इस आयोजन में फूड प्रोसेसिंग मशीनरी, पैकेजिंग सॉल्यूशंस, ऑटोमेशन और क्वालिटी कंट्रोल से जुड़ी आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत समेत कई देशों की कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सचिव अविनाश जोशी ने इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग 2026 के अवसर पर कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारतीय खाद्य उद्योग को एक सशक्त वैश्विक मंच प्रदान करना है। यह मंच भारतीय उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने, निवेश के अवसर बढ़ाने और नवाचार को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फूड प्रोसेसिंग की जब हम बात करते हैं तो अगर प्रोसेसिंग को हमको इम्प्रूव करना है या प्रोसेस करना है तो उसमें मशीन का सबसे बड़ा योगदान होता है, मशीन का और पैकेजिंग मटेरियल का। तो ये जो इस तरह का फोरम हम लोग क्रिएट किए हैं, इससे हमारे देश का जो मशीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको भी बहुत बड़ी एक इंसेंटिव मिलता है। फूड प्रोसेसिंग मुझे लगता है एक ऐसा सेक्टर है कि जो विकसित भारत 2047 में बीइंग एन इंक्लूसिव सेक्टर कैन प्ले अ वेरी वेरी पिवोटल रोल। इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग 2026 में शामिल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि ये आयोजन भारतीय खाद्य उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच है जहां आधुनिक तकनीकों, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के नए अवसर सामने आ रहे हैं। यह आयोजन भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार से जोड़ने में मदद करेगा। The vision of our Prime Minister Narendra Modi ji 2047, the Viksit Bharat, we are very happy to take part in that, and we have recently started 5 years back our own manufacturing facility in Hyderabad, part of that vision to help the इंडिया। ऑटोमेशन करने का यही है कि किसी के ऊपर अपन डिपेंड नहीं रख सकते, मशीन से क्वालिटी भी अच्छी आती है, उसमें आपका हाइजीनिक भी मेंटेन होता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। डिजिटल होना कितना इम्पॉर्टेंट है, जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस चीज़ को प्रमोट कर रही है, वो भी डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। हमारे पीएम मोदी भी इसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से हम चाहते हैं कि हम लोग भी आगे बढ़ें, विमेन एंटरप्रेन्योर्स भी आगे बढ़ें, देश भी आगे बढ़े। तो हमारी भी यही कोशिश है कि हम उनका पूरा सहयोग करें इस चीज़ में। हमने डेमो किया है, मशीन फिलर 200 बॉटल्स पर मिनट की लाइन है और एक 60 BPM का हमने ऑयल फिलर यहाँ पे डेमो किया हुआ है। हम लोग टर्न की बेसिस पे प्लांट एंड मशीनरी देते हैं फॉर सॉफ्ट ड्रिंक, जूसेस एंड वाटर। अहमदाबाद के पतंग बाजारों में उत्तरायण त्योहार को लेकर जबरदस्त रौनक है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। हम अहमदाबाद के सबसे मशहूर और सबसे भीड़ भाड़ वाले पतंग बाजार में हैं, जहां पर उत्तरायण की तैयारियां जोरों पर हैं। चारों तरफ बिक्री रंग बिरंगी पतंगे और मांझों की दुकानों पर लगी भीड़
इस बात की पहचान है कि उत्तरायण आने वाला है। और अगर देखें तो यहाँ उत्तरायण केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि लाखों के लिए रोजगार का अवसर है। उत्तरायण के नजदीक आते ही अहमदाबाद के पतंग बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में लोग पतंग और मांझा खरीदने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। बाजारों में पतंगों की बड़ी रेंज उपलब्ध है। व्यापारी बता रहे हैं कि ये बिक्री त्योहार के बाद भी जारी रहती है। रायपुर, जमालपुर और माणिक चौक जैसे इलाकों में त्योहार का माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा है, जहां लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पूरा उत्तरायण का माहौल बना ही रहता है। सब ढाबे पे अलग अलग वैरायटी, सबकी पसंद अलग अलग होती है। ज्यादातर चील, रॉकेट, फिर चांद, अभी खंबाती ज्यादा चल रही है पतंग। सब संप्रदाय के लोग पूरे हर्ष और उल्लास से काम करते हैं और इससे तो कई लोगों को रोजी रोटी मिलती है। पतंग में छोटे बड़े से अलग अलग साइज के पतंग आते हैं, जैसे चील आती है, पावला आता है, घेचिया आता है और बच्चे लोगों को सबसे ज्यादा यही पसंद है हमारे गुजरात में। तो अब तो रिवर फ्रंट पे बड़े बड़े काइट फेस्टिवल का शो हो रहा है, उसकी वजह से लोग बाहर से विदेश से आके भी देख रहे हैं कि कैसा होता है। तो ये डोरी बनाते हैं तो उसके ही लिए ये काम करते हैं हम लोग। ये बहुत मेहनत का काम होता है यार, आदमी नहीं कर सकता, हम लोग आते हैं। जो अहमदाबाद का सिटी विस्तार है वो ही उत्तरायण के लिए फेमस है। लोग इंडिया से बाहर से भी आते हैं। उत्तरायण की पहचान सिर्फ पतंगबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये त्योहार गुजराती खान-पान से भी जुड़ा हुआ है। हर घर में खास तौर पर ऊंधिये, जलेबी और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। अहमदाबाद के हेरिटेज इलाके की हर छत पर दूर दूर से लोग उत्तरायण का पर्व मनाने आते हैं। सुबह से लेकर शाम तक छतों पर बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों की रौनक रहती है और आसमान रंगीन पतंगों से भर जाता है। छतों पर डीजे म्यूजिक, ढोल की थाप, काई पोछे की आवाजें और त्योहार का जोश, ये साफ महसूस किया जा सकता है। बच्चे हो या बड़े, हर कोई पतंग उड़ाने की तैयारी में जुटा है। यह केवल एक त्योहार ही नहीं बल्कि एक जज्बा है जो पूरे शहर को एक साथ लाता है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण राजपूत के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश के झैनेदाह जिले में एक हिंदू महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की खबर सामने आई है। महिला ने इस पूरे मामले में थाने में 2 पुरुष और 2 महिलाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पीड़िता के मुताबिक उसे एक पेड़ से बांधा गया और बेरहमी से टॉर्चर किया गया। इसके साथ ही पीड़िता के बाल काटे गए और उसके साथ हुए दुर्व्यवहार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। पीड़िता के मुताबिक एक युवक पिछले 2 साल से उसे परेशान कर रहा है और पैसों की मांग कर रहा है। दूसरी खबर भी बांग्लादेश से ही है। बांग्लादेश में हिंदू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये घटना बांग्लादेश के जैसौर जिले की है। जैसौर में कई बदमाशों ने कारोबारी पर सरेआम गोलियां बरसाई, जिससे कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। बता दें कि मृतक की पहचान राणा कांति बैरागी के रूप में हुई है। और आइए अब बात कर लेते हैं खेलों की। देश के अलग अलग हिस्सों से आए खिलाड़ी सांस्कृतिक विविधता के बावजूद खेलो इंडिया बीच गेम्स के मंच पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर पेश कर रहे हैं। इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए देश भर से 2100 से अधिक खिलाड़ी दीव पहुंचे हैं। आप इस रिपोर्ट का आनंद लीजिए और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। दीव में चल रहे खेलो इंडिया बीच गेम्स में जहां एक और खेलों की रोमांचक तस्वीर सामने आ रही है, तो वहीं इस मंच पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए देश भर से 2100 से अधिक खिलाड़ी दीव पहुंचे हैं। सांस्कृतिक भाषाई विविधता के बाद भी खेलो इंडिया बीच गेम्स के मंच पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर पेश कर रहे हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि इस मंच से निकले हुए खिलाड़ी देश भर में खेल, संस्कृति और आत्मीयता की मिसाल पेश करेंगे। मैं समझता हूं द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स में शामिल होने वाले एथलीट्स न सिर्फ यहां की प्राकृतिक सुंदरता और क्विजीन का आनंद उठाएंगे, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से इस संघ राज्य क्षेत्र के ब्रांड एम्बेसडर बनकर अपने अपने राज्यों में यहां की मेहमान नवाजी और टूरिज्म पोटेंशियल को
अन्य लोगों को भी परिचित कराएंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक देश के कोने कोने से खिलाड़ी खेलो इंडिया बीच गेम्स में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। खिलाड़ियों का भी मानना है कि ये मंच खेलों के साथ साथ दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों के साथ अपने अनुभव साझा करने का मौका दे रहा है। यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा कि कल आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई मतलब मैं गोवा से हूँ, मैं आंध्रा से हूँ, मैं मतलब साउथ से हूँ, नॉर्थ से, ऐसा कोई नहीं था। सब लोग मतलब हम भारत से। आपने कल देखा होगा कि कैसा माहौल था वहाँ पे जब फंक्शन चल रहा था। सब भारतवासी, सब हम लोग एक जैसे कल ये था, माहौल था पूरा, बहुत अच्छा लगा। I will experience other player language and culture. I will experience in many states. खेलो इंडिया स्कीम के तहत आयोजित होने वाले खेलो इंडिया बीच गेम्स युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ा मंच तो साबित हो रहा है, साथ ही ये मंच इन खिलाड़ियों के बीच एकता और अनुशासन की डोर को और मजबूत करने का काम कर रहा है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का मंच जमीनी स्तर पर बीच गेम्स के विकास और खिलाड़ियों को आगे ले जाने का काम तो कर ही रहा है, साथ यह मंच देश भर से पहुंचे खिलाड़ियों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत के मैसेज को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। कैमरामैन नवीन के साथ में सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दीव।